तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। फिर ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और उनको बचा सकूं। और ये सत्य है कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हो तो शक्ति जरूर साथ देती है। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी। और तब तक एक विश्वास भी मैंने पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी बैठा हूं। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, पर जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और ये इस देश को हम भारत माँ बोलते हैं। जब तो बच्चे थे एहसास नहीं था, आज पता चलता है इसको माँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भारत माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। वाह क्या बात। तो शायद इस माँ भारती ने मुझे चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता और पराक्रम दिखाया उसको दुनिया तक पहुंचा सकूं। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि मैं तो जिंदा हूं। तब मेरे पास एक हैंडग्रेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसको ऊपर से फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। तो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी। ये हाथ हिला नहीं, एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, प्रस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। 2-3 मीटर गया, जाके देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे, उनका लिविंग टेंट बना हुआ, उनके जो हैवी वेपन का डिप्लॉयमेंट था वो सब कुछ वहां पे लगा हुआ। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था, अपने साथियों को बचाना। फिर मैं वापस धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने साथियों तक आया। फिर मुझे लगा कि इनमें से हो सकता है मेरी तरह कोई साथी होगा, जिंदा होगा। उनको देखा, किसी का सर फटा हुआ था, किसी के फेफड़े निकले हुए थे। बहुत देर बैठकर रोया भी, फिर अपने आप को संभाला। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। जाऊं तो जाऊं कहां। तभी एक ऐसी शक्ति थी जो साथ दे रही थी। जब इसी शक्ति का आवाज हुआ, उसकी आवाज का आभास हुआ कि बेटा इस नाले से नीचे लुढ़क जा, मैं बहुत 500 मीटर लगभग नीचे रोल करता हुआ आया और अपने साथियों जो नहीं चढ़ पा रहे थे दुश्मन की भारी फायरिंग की वजह से, वहां तक पहुंचा। फिर उनको उन्होंने मुझे पकड़ा, वो फर्स्ट एड दिया। फिर वहां से जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाचंद ठाकुर, फिर उनको सूचना दिया। तो ये लगभग 1:30-2 बजे का समय था। वहां से फिर कमांडिंग ऑफिसर तक मुझे ले जाया गया। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन ब्लड इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूं? बस अब आवाज सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशालचंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है। तो उनका जो लिविंग टेंट था उसमें अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं साहब थोड़ा सा पानी पिला। बोला ठीक है पानी पिलाते हैं। तभी डॉक्टर साहब आए, उन्होंने ग्लूकोज की बोतल पिलाई, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता हूं? कहा सब बता सकते हैं। तो उनको बताया कि सर ऊपर ये घटनाक्रम हुआ है और ये वहां की इन्फॉर्मेशन है। तो लास्ट में उन्होंने बोला, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्यूनिशन और फील्ड पट्टी की है। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए? सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं कहां पर। फिर होश आया, 3 दिन बाद देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं से मुझे बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने तक उस हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने तक आपका इलाज चलता रहा? जी। और वहीं पर हॉस्पिटल में ही मुझे पता चला कि 15 अगस्त 1999 को जब ये परमवीर चक्र का जो अनाउंसमेंट हुआ तो वो वहां पर ही मुझे पता चला। सर हमको यकीन नहीं होता कि कोई भी इंसान जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका बयान कैसे कर सकता है, लेकिन ये आपने अपनी बहादुरी का एक परचम जो है वो फैला दिया है। 15-15 गोलियां आपने खाई हुई अपने शरीर में और सोच रहे हैं आप केवल देश के बारे में, सर, देशभक्ति के बारे में। सैनिक के लिए सैनिक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका राष्ट्र इंपॉर्टेंट है। वो रहे ना रहे लेकिन उसका राष्ट्र रहना चाहिए। क्या बात है, वाह। न केवल आपने इतना बड़ा योगदान दिया बल्कि आपके जैसे कह रहे थे कि आपके बहुत से अच्छे मित्र जो थे, जो आपके साथ टीम में थे, वो भी शहीद हो गए। कठिन है सर बहुत इस चीज को दोहराना, इस चीज को आपके मुख से सुनना। अद्भुत है सर, अद्भुत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। सर चलिए
अब थोड़ा सा ध्यान वहां से वापस गेम की ओर लाते हैं, हालांकि ये गेम खेलने का मन ही नहीं कर रहा है। अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। ये खेल का पहला पड़ाव है और पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट एम्पायर अपने सिर के ऊपर गेंद दिखाकर क्या संकेत देता है? What is signaled by a cricket umpire holding the ball above his head? A. New ball. B. 4 runs. C. 6 runs. या D. Wide ball. नई गेंद, 4 रन, 6 रन या वाइड बॉल। 4 रन के लिए ऐसे ऐसे करता है, 6 रन के लिए और नए गेंद के लिए गेंद को दिखाएगा, गेंद दिखाना है, न्यू गेंद। चलिए लॉक ए सर। ए को पता लगा दे। न्यू बॉल, नई गेंद पता लगा जाए कबीर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। गेंदबाज का जो छोर होता है, वहां जब एम्पायर गेंद को अपने सर के ऊपर जाकर स्कोरर को संकेत देता है कि भैया इतनी मार पड़ी है इस गेंद को कि इसको बदलो। बदली करने की। स्पोर्ट्स वगैरह आप लोगों को खास कंपलसरी होगा एक तरह से। मैक्सिमम तो सभी फौज में सभी गेमें रहती हैं। जी, जी, जी। बस वो डिपेंड है कि आप किसमें जाना चाहते हैं। किसमें जाना? आप किसमें जाते हैं ज्यादातर? हम तो ज्यादातर वॉलीबॉल और कबड्डी के थे, क्योंकि हमारे स्कूलों में इससे ज्यादा की फैसिलिटी नहीं थी, बाकी इतने बड़े ग्राउंड नहीं थे क्रिकेट वगैरह या बाकी चीजों के लिए। तो ये दो ही चीजें होती थी कि कहीं भी शुरू कर सकते हाँ थे। बिल्कुल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। अब चल पड़िए थोड़ी सी जनरस हो जाएंगे, आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है? ऑलराइट, ये रहा छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा ये ऑडियो क्यों है? एक आवाज। ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया ये गाना किस फिल्म का है? फिल्म वगैरह तो आप देखते नहीं है, योगेंद्र साहब का पहले से ही चेहरा थोड़ा सा निराश हो गया। गाना सुन लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गाना सुना जाए। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। चलिए ऑप्शन रखते हैं, देखते हैं। सर अगर ना मालूम हो तो लाइफ लाइन है, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। जी, जी। और ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए क्रिश, बी कोई मिल गया, सी कहो ना प्यार है, या डी लक्ष्य। दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड बाय ऋतिक रोशन फीचर्ड कभी इन भी क्या रखा है, कोई मिल गया। डी मेरे को लगता है। लक्ष्य करके वो डी। आर्मी के ऊपर हाँ। फिल्माई गई थी। यस, कारगिल के ऊपर थी, एलओसी कारगिल जैसे बनी थी ऐसे ये बनी थी। डी 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 लक्ष्य। पे ताला लगा, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, लक्ष्य पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। जब वो बोल फिल्म का नाम हाँ लक्ष्य, गायक थे शान, संगीतकार शंकर एहसान लॉय, और इसमें प्रीति जिंटा थी, ऋतिक रोशन थे। इसका डायरेक्शन जो किया तो फरहान अख्तर साहब ने किया था। यह फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें कहानी को काल्पनिक रूप से गढ़ा गया। उसमें छोटी सी भूमिका हमने भी निभाई थी और हम गए थे लेह लद्दाख में, और इतना मुश्किल हमको लगा वहां जाने के लिए, लेकिन आप लोग कहाँ कहाँ चले गए। ओहो। देखिए संजो, देखिए युद्ध लड़ने के लिए हमारे जवान भले ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, लेकिन अक्सर मौसम भी एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन बन जाता है, और ये हमारे जवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो जब इस तरह से परिस्थितियां हो जाती हैं कि मौसम खराब है, जैसे कि आप कह रहे थे अभी जब कारगिल की बात हो रही थी कि सर्दी होती है, बहुत ठंड होती है, कैसे उसका सामना करते हैं आप लोग? ये एक पहाड़ी क्षेत्र था पूरा। रात के समय तो माइनस में चला जाता था टेम्परेचर, जी। और माइनस इतनी ठंडी हवाएं। बेस्ट जो वो ट्रेनिंग है, वो जज्बा है, वो उस सैनिक को आगे बढ़ाए रखता है। और दूसरा एक और है, जो उसके जो देशवासी भावनात्मक और आत्मिक रूप से उस सैनिक के साथ में खड़े होते हैं। सैनिक अकेला कभी युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि पूरा देश उसके साथ युद्ध लड़ता है। जैसे जैसे आप हाइट चढ़ते जाएंगे, हवा ज्यादा चलती है वहाँ पे, और ऑक्सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है कि जैसे जैसे आप हाइट चढ़े वैसे ही ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, तो आपकी चलने की स्पीड कम हो जाएगी। और दूसरी बात, वहाँ खाने पीने के लिए तो हमारे पास फौज में हम शक्करपारे बोलते हैं, जो बनाए जाते हैं, और 1 से 1.5 kg हमें 72 आवर्स के लिए सेल्फ कंटेंट दिया जाता है कि 72 घंटे तक आपको पीछे से कोई भी हेल्प के लिए नहीं आ सकता, ना ही आपके पास ये कोई भी सामान पहुंच सकता है, जब तक आप दिए हुए टास्क को पूरा ना कर पाए। और कैप्चर करने के बाद फिर हमारा पीछे से राशन आना शुरू होता है, और अम्युनिशन और जो भी बैकअप आपके पास वो बाद में ही पहुंचेगा। पहले जो दिया हुआ आपको टास्क है वहां तक आपको पहुंचना है। फौजी जो है सैनिक, हिंदुस्तान का सैनिक खाने के पीछे नहीं, वो अमनेशन के पीछे दौड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं अमनेशन लेकर के जाऊं, क्योंकि वो युद्ध लड़ने जा रहा है, पिकनिक मनाने नहीं जा वाह रहा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पानी वगैरह की तो सुविधा साथ में होती होगी आपकी थोड़ी हम बहुत? लेके जाते हैं थोड़ा बहुत, सीमित लेकिन होता है। अब जैसे पहाड़ों में थे यहाँ पे, जी। तो बर्फ ही था एकमात्र साधन, जी, उसको जो है गर्म करके पानी बना लो। लेकिन दुश्मन भी तो वो है, दुश्मन जहां बर्फ होती थी वहीं पर बम्बारमेंट करेगा, तो उस बारूद की वजह से वो पानी भी जो है कड़वा खराब हो जाता है। जी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। ओके चलिए अब गेम की ओर नजर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। तैयार हो जाइए योगेंद्र साहब, संजय साहब। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल उत्तराखंड में स्थित नहीं है? Which of these religious places is not located in Uttarakhand? A. केदारनाथ, B. मानसरोवर, C. यमुनोत्री या D. गोमुख। केदारनाथ भी उत्तराखंड में, यमुनोत्री भी उत्तराखंड में, गोमुख भी वही है। उत्तराखंड में, मानसरोवर तो आगे, वो उसमें नहीं, उत्तराखंड में मानसरोवर। सर बी के साथ जाना चाहेंगे। बी के साथ, राइट? बी मानसरोवर के साथ। बी मानसरोवर, सी मानसरोवर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 जीत गए आप। मानसरोवर तिब्बत में स्थित है, और ये भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत के पास स्थित एक पर्वत झील है। ओके, 4 जुलाई 1999 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के राइफलमैन संजय कुमार अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे,
उनका मिशन था एरिया फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 को कैप्चर करना। इसके बाद फिर क्या प्लान था? हमारी जो कंपनी जानी थी स्टेट से जानी थी, साउथ की तरफ से, और अल्फा कंपनी राइट से जानी थी। तो हम लोग तो चढ़ना शुरू किया लेकिन रात को नहीं पहुंच पाए। अभी जो कुछ करना था दिन को करना था। तो दुश्मन अभी हाइट पे बैठा था, तो जैसे फर्स्ट लाइट हुआ 5 जुलाई को, तो दोनों साइड से क्रॉस फायर हो गया, हमारी कैजुअलिटी शुरू हो गई। तो हमने वहां से निकलना था, लेकिन हमारे आगे जो 30 मीटर का इलाका बहुत डेंजर था, वो जिसमें पत्थर कम थे, आड़ कम थी हमें आगे बढ़ने के लिए, और धूप लगी हुई थी दिन का टाइम, तो हम ओपन में चल नहीं सकते। तो हमें कुछ टाइम चाहिए था जब दुश्मन का फायर बंद हो। तो जैसे जोशी साहब ने और आरटी का जैसे फायर स्पॉट मिला, तो दुश्मन का फायर बंद हुआ। हम जो एक जैसे 10 ओवर की जो टोली थी आगे निकले, तो हम क्रॉल करते चले गए। 10:30 बजे तकरीबन हमने शुरू किया था, और टोटल 150 मीटर का इलाका हमने 10:30 1 बजे तक उसको कवर किया। आप लगा सकते हैं आइडिया कि कितनी देर क्रॉल करते रहे होंगे। और सर को हमने उठाया नहीं, तो जमीन का इस्तेमाल करते करते आगे पहुंचे। तो ऐसे टाइम पे जगह पहुंच गए कि हम बिल्कुल दुश्मन की गन के नीचे थे। तो मेरे जो बड़ी था, मेरे से 6 महीने सीनियर थे, तो उसने कहा कि आप यहीं पे बैठो और मैं गन को साइलेंट करने की कोशिश करूंगा, आपने गन को खींचना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन गन को पकड़ेंगे कैसे? उसने कहा कि जो अपने पास जो पट्टियां हैं आपको जो ड्रेसिंग करने के लिए या इंजर्ड होने पे जो हम यूज करते हैं अपने आप को, जी उनको निकालो और वो हाथों में बांध लो। मैं गन को साइलेंट करूंगा, आपका काम है गन निकालना। मैंने कहा ठीक है। वो क्रॉल किया, उन्होंने आगे तक गए, फर्स्ट ग्रेनेड निकाला। तो उसने पहला जब ग्रेनेड फेंका तो वो ताकत लगा दी और वो बंकर के पीछे साइड चला गया। जैसे पीछे जाके फट गया तो अंदर वालों को पता लग गया कि यहाँ कोई आ गया। लेकिन जो मेरा बड़ी था काफी तेज था, उसने दूसरा ग्रेनेड रेडी करके रखा था कि जब पहला ग्रेनेड अंदर नहीं फटा और फायर बंद नहीं हुआ, उसको आइडिया लगा कि ग्रेनेड बाहर चला गया, तो उसने दूसरा ग्रेनेड फेंक दिया और वो संगड़ के अंदर गिरा। जैसे संगड़ में ग्रेनेड फटना और उनकी दोनों गनें फायर करना बंद हो गई, तो जो मेरा काम था फिर वो शुरू हो जाता था। तो मैंने झटके से दोनों गनें खींची और बाहर निकाली, और जो होल था उस संगड़ का, उसमें जाके एक बार ऐसे झांक के देखा कि कौन जीवित और कहाँ है। तो मुझे सिर्फ 3 उनके जवान थे जो दिखाई दिए, जो दोबारा से नया वेपन उठा के और अम्यूनिशन लेके संगड़ के अंदर आ रहे थे पीछे के रास्ते से। तो मैंने उनके ऊपर फायर कर दिया और मुझे पता 3 आदमी दिखाई दिए तो 3 मारे गए। लेकिन दुश्मन भी तो ट्रेंड शुदा था, तो वो भी अपने हथकंडे अलग से अपनाता था। तो जब हमने नीचे उतरना था, दोबारा चढ़ना था पोस्ट के ऊपर, सेकंड वाले पोस्ट के ऊपर, तब उन्होंने जो अपना जो टैक्टिस था वो चेंज कर लिया था। जो संगड़ था उसमें से कुछ जवान उनके निकल के बाहर रखे। जैसे हम नीचे उतरे और दोबारा चढ़ना शुरू किया, तब उसने लेफ्ट साइड में जो बैठे थे उनके दोनों, उन्होंने फायर कर दिया। तो जो मेरे लेफ्ट साइड वाले थे दोनों जवान, तो उनको जैसे उन्होंने दोनों ने फायर खोला, तो वो दोनों को फायर लगा, गोली लगी और वो दोनों गिर गए। हम लोग भी बाकी जो 4 थे, जहां फायर की आवाज सुनाई थी वहीं लेट गए। लेकिन मेरे को ये लेफ्ट टांग थी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में थे, तो वैसे लेटा था मैं, तो ये टांग उसको दिखाई देना शुरू कर दी ऊपर से और फायर खोल दिया। तो मेरे जो फर्स्ट जो गोली लगी उस घुटने में लगी, लेफ्ट वाले में, तो मुझे आइडिया लगा कि कुछ हो गया। तो मैंने थोड़ा और क्रॉल किया, लेकिन उसने दोबारा फायर खोला, तो पत्थर से टकराने के बाद गोलियां साइड में लगी। मैंने फिर थोड़ी सी और क्रॉल किया, थोड़ी सी पोजीशन और चेंज की, लेकिन जो लेफ्ट में थे फिर उसके ऊपर फायर खोला उसने। आधे घंटे तक किसी को हिलने नहीं दिया, ना ही उसने दिया। कभी वहां फायर कर रहा था, कभी यहाँ फायर कर रहा था, कभी हमारे ऊपर, कभी जो डेथ हमारे जो साथी थे उनके ऊपर। आधे घंटे बाद तक हमने भी उसको एहसास करवा दिया कि भाई यहाँ कोई नहीं है, जो है वो मर चुके हैं। तब वो अपनी पोजीशन छोड़ के बंकर पे जाना शुरू हुआ। तब फिर हमारे लिए मौका था, क्योंकि जब आप चढ़ाई पे चढ़ोगे तो पत्थर गिरेगा ही नीचे। पत्थर गिरने की आवाज आई तो हमें आइडिया लग गया। तो फिर हमने फिर जैसे उसकी हरकत देखी तो हमने फायर खोल दिया, दोनों के दोनों वहां पे मारे। फिर हमने रोल किया और बंकर पे गए, सेम कार्रवाई जैसे हमने पहले की थी वैसे की, और बंकर में भी जो बचे थे उनको मारा। तो तकरीबन हमने शाम तक ये पूरा इलाका क्लियर किया, पूरा इलाका क्लियर हो गया। और उनके तकरीबन हमने 15 डेड बॉडीज जो पाकिस्तान सोल्जर की थी वो ली थी। और अपने इसमें ऑपरेशन में हमने 2 सैनिक मेरी जो मेरे साथी थे, लेफ्टिनेंट प्रवीण और लेफ्टिनेंट श्याम, उनको हमने वहां खो दिया था। लड़ाई में जो चीज वहां पे कोई आइडिया नहीं है। आप एक चीज समझ सकते हैं कि वो चक्रव्यूह है। जैसे चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए रचा गया था, वही सेम हमारे लिए होता है कि अगर आप एक बार चक्रव्यूह में चले गए तो आप तब तक वापस नहीं आते, तब तक आप उसको फिनिश नहीं कर दिया। वाह। योगेंद्र साहब और संजय साहब से इस ऐतिहासिक जीत और वीरता की कहानी को सुनने का और भी मन कर रहा है, क्योंकि बहुत ही पुरानी कहेंगे है, ये दिल मांगे मोर। ये बत्रा संजय साहब सर इस वाक्य से न केवल आप बल्कि पूरा देश जो है इस वाक्य से परिचित है। ये शब्द हैं कैप्टन बत्रा के, और हम चाहेंगे कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कैप्टन बत्रा के बारे में। सर, कैप्टन बत्रा साहब जब हमारी पलटन जब फर्स्ट ऑपरेशन के लिए गई थी द्रास में, तो साहब की यूनिट को हमने लीव किया था वहाँ पे। ये उस टाइम पे ऑपरेशन कर चुके थे, तो इनको हमने वहाँ से लीव करके हम आगे के एरिया को हमने कैप्चर करना था। और लास्ट में जो पीक थी उस द्रास एरिया की, वो थी लास्ट में 5140। तो वहाँ पे कैप्टन बत्रा साहब और कैप्टन जम्बाल, वो बिल्कुल यंग अफसर थे दोनों, और दोनों कंपनी को लीड कर रहे थे। सर, सबसे बड़ी बात, मैं इस लड़ाई के बीच में बिना कैजुअलिटी, उनकी कंपनी का कोई भी जवान उस टाइम पे ना तो इंजर्ड था ना डेथ था।